नमस्कार दोस्तों, रामानुज क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बहुत दिनों से सोच रहे थे कि भारत की जो हिस्ट्री है, यानी भारत का इतिहास, उसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य लेकर आपके सामने आए हैं। जैसा कि हमने कई बार देखा है कि बच्चों को मध्यकाल याद करने में बहुत दिक्कत होती है। कई बार वो ये भूल जाता है कि कौन से वंश के बाद या कौन से सल्तनत के बाद कौन सा वंश आएगा। तो उसी को आज हम आपके लिए साधारण सा फॉर्मूला लेकर आए हैं। उस एक फॉर्मूले की वजह से आपको पूरी मध्यकाल और इसके साथ ही भारत का आधुनिक इतिहास की रूपरेखा बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। तो एक बार आप इस फॉर्मूले को देखना। मध्यकालीन भारत की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आज का अपना टॉपिक होगा मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत का इतिहास। और यहीं से हम मध्यकालीन भारत के इतिहास के साथ ही शुरुआत करने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत से बच्चों ने मेरे से ये कहा कि सर अब मध्यकाल में जैसे कोई शासक आता, कभी तुगलक वंश, कभी लोधी वंश, कभी मुगल, कभी कोई, तो उनको ये याद होने में दिक्कत आ रही थी। तो मैंने कहा कि आप इसको याद करने का एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। एटीएम में गुलाब खिला तो, एटीएम में गुलाब खिला तो सेक लो मुर्गा, सेक लो मुर्गा। आपको क्या सेकना है? मुर्गा सेकना है। अब देखना दोस्तों, मैं इसको कैसे डिफाइन करता हूँ। ए हमने यहाँ पर देखा, ये ए रिप्रेजेंट कर रहा है भारत में सबसे पहले मुस्लिम अरब आक्रमणकारी आए थे। तो अरब आक्रमणकारी। दूसरा हम देखते हैं यहाँ पर टी रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? टी कर रहा है यहाँ पर तुर्की आक्रमणकारी। टी कर रहा है यहाँ पर तुर्की आक्रमणकारी। ठीक है। एम यहाँ पर मध्यकाल को रिप्रेजेंट कर रहा है। एम जो हमने लिखा है मध्यकाल को रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे हमने लिखा है गुलाम। ये है गुलाब का मतलब होगा गुलाम वंश, गुलाम वंश। देखना दोस्तों, ये क्रमवाइज सीरीज है, कहीं पर आपको क्रमवाइज नहीं मिलेगा। खिला से होगा आपका खिलजी वंश, खिलजी वंश। तो से होगा आपका तुगलक वंश, तुगलक वंश। से होगा आपका सैयद वंश। लो से होगा आपका लोधी वंश। और मू से होगा आपका मुगल वंश। ठीक है दोस्तों, यहां तक हमने समझा कि एक बेसिक स्ट्रक्चर वाइज पूरा वंश का क्रम चलेगा। और मुगलों से हम आगे चलते हैं तो आपको पता है 1857 की क्रांति में भारत का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर को रंगून निर्वासित कर दिया जाता है और वहां उनकी मृत्यु होती है। इसके बाद में भारत में मुगल सत्ता का अंत हो जाता है और कंपनी का शासन भी अंत हो जाता है। आपको पता हो तो क्राउन के अधीन चला जाता है भारत का जो शासन होता है। अब हम इसमें बात करते हैं कि कौन सा आक्रमणकारी सबसे पहले आया। जहाँ हमने बात करा अरब आक्रमणकारी, तो अरबों में भारत की ओर से कौन आया सबसे पहले? या मुस्लिमों की जो सत्ता थी क्या भारत में प्राचीन समय से थी? इसके बारे में हमें चर्चा करनी है। तो जहाँ हमने लिखा कि अरब आक्रमणकारी, तो 709 से लेकर 709 से लेकर 715 ईस्वी तक का काल अरब आक्रमणकारियों का काल रहता है। और इसमें हमने दो आक्रमणकारियों को ध्यान रखना है। एक है अल हज्जाज और दूसरा है इसका भतीजा मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम। ये दो व्यक्तियों का ध्यान रखना है। ये दो आक्रमणकारी थे जिन्होंने भारत की सल्तनत पर आक्रमण किया और मुस्लिमों का पहली बार भारत में आगमन हुआ। यहाँ तक हमें पता नहीं था कि मुस्लिम भारत में कब आए, इससे पहले कि अब है तुर्की आक्रमण। तुर्कों का आक्रमण कब होता है? तुर्कों के बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो 932 ईस्वी में तुर्कों की तरफ से पहला आक्रमण होता है। और इसके साथ ही हम एक चीज़ ध्यान रखते हैं कि 1194 में चंदावर के युद्ध के बाद मोहम्मद गोरी भारत से चला जाता है
तराइन के 2 युद्धों में पृथ्वीराज चौहान तृतीय से लड़ता है और तराइन के युद्धों के बाद चंदावर का युद्ध करता है जयचंद से और पुणे चला जाता है। तो यहाँ तक तुर्कों का आक्रमण होता है। ये तुर्की आक्रमण 932 से 1194 तक। इसमें हमें 4 शासकों के बारे में पढ़ना होता है। पहला है अलप्तगिन, दूसरा शासक होता है सुबुक्तगिन। दोस्तों इतने सिंपल तरीके से आपको मध्यकाल करवा दिया जाएगा जिसकी आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तीसरा शासक है महमूद गजनवी के बारे में सर हेनरी इलियट लिखते हैं कि इन्होंने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। तो हेनरी इलियट के द्वारा ये कथन कहा गया। और चौथा शासक हमें तुर्कों में पढ़ना है मोहम्मद गोरी या पूरा नाम इसका शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, जो तराइन के युद्धों में पृथ्वीराज चौहान तृतीय से युद्ध करता है। अब आगे हम पढ़ते हैं गुलाम वंश का शासनकाल हम पढ़ते हैं 1206 ईस्वी से। देखो दोस्तों, हमने यहाँ लिखा है वंश और यहाँ पर लिखा हमने आक्रमणकारी, यहाँ पर भी लिखा हमने आक्रमणकारी। तो यहाँ वंश लिखने की और यहाँ आक्रमण लिखने की चेष्टा हमने क्यों की, इसके पीछे क्या रीजन है? तो रीजन ये है कि ये जो अरबी आक्रमणकारी थे, तुर्की आक्रमणकारी थे, भारत पर आते थे, आक्रमण करे और पुनः चले जाते थे, ठीक है। लेकिन अब जो सत्ता स्थापित होगी गुलाम वंश की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में गुलाम वंश की सत्ता स्थापित करेगा और भारत में ही दिल्ली सल्तनत में अपने शासन की बागडोर पर हमेशा के लिए यहीं पर स्थापित कर देगा। तो 1206 से 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश की जो शासन प्रणाली वह यहाँ तक चलती है। आगे हम बात करते हैं खिलजी वंश की। दोस्तों तो खिलजी वंश का शासन है 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक, 1290 से 1320 ईस्वी तक। एक फॉर्मूले में आपका पूरा मध्यकाल कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों तुगलकों की हम बात करें तो तुगलकों का शासनकाल दोस्तों 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक। तुगलकों का शासनकाल कहाँ है? 1320 से 1414 तक, ठीक है। आगे हम दोस्तों शैद वंश की बात कर रहे हैं इसकी। तो शैद वंश का शासनकाल है 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक। बीच में हमारा लोधी वंश की हम बात करें तो लोधी वंश में इसका शासनकाल हमें देखने को मिलेगा 1451 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक, ठीक है। और मुगलों की हम बात करें तो मुगलों का शासनकाल हमें देखने को मिलता है 1526 में, जब बाबर भारत में आता है और उसके साथ ही 1857 क्रांति में बहादुर शाह जफर की 1857 की क्रांति में रंगून निर्वासित करने के बाद मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों ये तो था हमारा बेसिक स्ट्रक्चर कि हमें मध्यकाल कैसे पढ़ना है, आगे कौन कौन सा वर्ष में कौन कौन सा शासक आएगा। मात्र हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, ATM में गुलाब खिला तो सेक लो मुर्गा। तो मुर्गा सेकने के साथ ही हमारा यहाँ पर मध्यकाल समाप्त हो जाता है। अब मध्यकाल की कड़ी दोस्तों कहाँ से शुरू होता है? यहाँ हमने देखा कि 709 से हम पढ़ रहे हैं, लेकिन मध्यकाल की ओरिजिनल शुरुआत होती 712 ईस्वी से। ये 712 ईस्वी में क्या घटना घटी, क्योंकि इसको हमें पढ़ना पड़ रहा है। तो 712 ईस्वी में एक घटना घटती है यहाँ पर। मोहम्मद बिन कासिम सिंध प्रांत के शासक दाहिर सेन पर आक्रमण करता है और भारत में जो सिंध प्रांत होता है उस पर अधिकार कर लेता है। इन दोनों के मध्य 712 ईस्वी में एक युद्ध होता है। उस युद्ध का नाम है रावर का युद्ध। और इसी से मध्यकाल की शुरुआत हो जाती है। ये एक बेसिक पॉइंट है जहां से मध्यकाल की शुरुआत होती है। एंडिंग कहां से होती है इस मध्यकाल की? तो 1707 ईस्वी में 1707 ईस्वी में मुगल काल में एक शासक होता है औरंगजेब, और औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में। तो औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मध्यकाल की समाप्ति हो जाती है। तो औरंगजेब की मृत्यु, ठीक है दोस्तों। ये तो था बेसिक स्ट्रक्चर, इसे आप कॉपी में अपने नोट डाउन कर ले और आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले। आगे हम पढ़ते हैं अरबी आक्रमणकारियों का भारत में वर्णन। तो दोस्तों अभी हमने देखा था कि मध्यकाल का क्लासिफिकेशन। अब हम पढ़ रहे हैं 712 ईस्वी में जो रावर का युद्ध होता है। और सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं इसमें अरब
आक्रमणकारी, आक्रमणकारी। तो ये हमारा पहला टॉपिक होगा इसमें मध्यकाल की शुरुआत करने के साथ ही अरबों का भारत पर आक्रमण। और अब इसमें हम पढ़ते हैं कि अरबों का भारत का आक्रमण 709 से लेकर हमने पढ़ा था कि अभी 715 ईस्वी तक। तो इसके पीछे क्या रीजन है 709 से 715 ईस्वी तक। ठीक है दोस्तों, अभी पहला हम एक बार इसको बेसिक स्ट्रक्चर मैप पर समझते हैं थोड़ा सा। ये हमारा तत्कालीन समय का भारत का जो मैप था ये। अब इसमें एक चीज़ हमें को ये समझनी है कि यहाँ पर आपने देखा होगा भारत का ऊपरी छोर अफगानिस्तान के साथ सम्मिलित सीमा बनाता है, और यहाँ पर अफगानिस्तान के आगे थोड़ा सा और हम आगे जाते हैं तो यहाँ एक देश है मंगोलिया, और अफगानिस्तान और मंगोलिया के एक सम्मिलित क्षेत्र बनता है जिसको हम कहते हैं गोबी का मरुस्थल। क्या कहते हैं इसको? गोबी का मरुस्थल। ये आगे काम में आएगा, थोड़ा सा मैं इसको यही डिफाइन कर रहा हूँ, मरुस्थल। इससे हम थोड़े और आगे जाते हैं तो यहाँ पर एक देश बनता है और उस देश का नाम है ईरान। छोटा सा देश है ईरान। ईरान में जिस वंश की स्थापना थी और जिसका यहाँ पर शासन था उस व्यक्ति का नाम था अल हज्जाज। अल हज्जाज, ईरान का शासक अल हज्जाज। अब एक चीज यहाँ पर एक यहाँ पर बीच में एक छोटा सा बंदरगाह है जिसका नाम है देवल बंदरगाह। क्या नाम है? देवल बंदरगाह है। आपने सबने यहाँ पर देखा होगा एक पाकिस्तान में एक प्रांत है सिंध प्रांत। कौन सा प्रांत? सिंध प्रांत है। और ये सिंध प्रांत पाकिस्तान तो अभी बना आज़ादी के बाद। तो ये जो यहाँ पर अभी हम देखते हैं कि ये गुजरात तक सम्मिलित सीमा बनाता है ये पाकिस्तान। तो यहाँ पर जो शासक था सिंध प्रांत का वह था दाहिर सेन। क्या नाम था इसका? दाहिर सेन। और दाहिर सेन यहाँ पर शासक होने के साथ ही 709 में एक घटना घटती है। यहाँ पर कुछ समुद्री लुटेरे इस देवल बंदरगाह को लूट लेते हैं। तो कौन लूटते हैं इसको? समुद्री लुटेरे। समुद्री लुटेरे जब इस देवल बंदरगाह को लूट लेते हैं तो ये जो ईरान का शासक है अल हज्जाज इस दाहिर सेन से मांग करता है कि दाहिर सेन से ये मांग करता है कि जो आपके इस आप अभी हमने पढ़ा कि देवल बंदरगाह इस पर शासन या अधिकार किसका होता था? अल हज्जाज का। तो समुद्री लुटेरे ने इस देवल बंदरगाह को लूट लिया और लूटने के बाद में अल हज्जाज ने दाहिर सेन से मांग करी इस सिंध प्रांत के शासक से कि जो आपकी यहाँ पर लूट हुई है उसका मुझे हर्जाना दिया जाए। तब दाहिर सेन ने यहाँ से हर्जाना देने से इनकार कर दिया और इनकार करने के बाद अल हज्जाज ने भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई। तो पहली बार आक्रमण करता अल हज्जाज 709 ईस्वी में, लेकिन असफल रहता है। असफल होने के बाद में वह अपने भतीजे, अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें, उसका भतीजा कौन? उसका भतीजा तो मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम उसका भतीजा है। ठीक है दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम को वह भेजता है 711 ईस्वी में। तब देखना यहाँ पर सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम 711 ईस्वी में देवल बंदरगाह पर आक्रमण करता है और यहाँ पर स्थित एक किला है देवल दुर्ग। देवल दुर्ग, और इस देवल दुर्ग को अपने कब्जे में लेता है। फिर एक साल यहाँ पर अपनी सेना को संगठित करता है और यहाँ से संगठित करने के बाद 712 ईस्वी में यहाँ पर सिंध के शासक दाहिर सेन पर आक्रमण करता है। और आक्रमण करने से पहले इनके बीच में एक स्थान है रावर। सिंध में एक स्थान है रावर, और रावर में इन दोनों की सम्मिलित सेना के मध्य युद्ध होता है। और युद्ध होने के बाद मोहम्मद बिन कासिम दाहिर सेन को अब इस युद्ध में हरा देता है। इसके साथ ही हमें एक चीज़ यहाँ देखनी है कि 712 ईस्वी में अपना एक युद्ध हुआ, रावर का युद्ध। इस रावर का युद्ध के अंदर मध्यकालीन भारत की यहाँ से शुरुआत हो जाती है। तो इस रावर के युद्ध का जो निर्णायक मत है इसमें एक ये था कि इसमें दिल्ली मतलब प्राचीन भारत के बाद में हमारा स्टार्ट हो जाता है मध्यकाल। तो भारत का एकमात्र और सबसे पहला साका, भारत का पहला साका यहाँ पर जौहर का नेतृत्व किया गया लाडी देवी के नेतृत्व में। तो दाहिर सेन की पत्नी लाडी देवी के नेतृत्व में जौहर किया गया और केसरिया का नेतृत्व किया गया दाहिर सेन के द्वारा। दाहिर सेन। अब दोस्तों हमने यहाँ लिखा एक तो केसरिया और एक लिखा हमने जौहर।
तो केसरिया और जौहर जब दोनों सम्मिलित रूप से हो जाते हैं तो उसको हम कहते हैं साका। साका कब कहा जाएगा? जब एक तो जौहर भी कंप्लीट हो जाएगा और साका भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इस युद्ध के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर सेन की दो पुत्रियां सूर्या देवी और परमाल देवी को बंदी बना लिया था। तो दाहिर सेन ने सूर्या देवी तथा परमाल देवी इन दोनों को बंदी बना लिया 712 ईस्वी में। अब आगे हम ये पढ़ते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करता है सिंध प्रांत में, और उसके बाद में ये यहीं पर रहता है 2 साल तक। लेकिन 714 और 715 ईस्वी में ईरान में 2 घटनाएं घटती है। उसके बाद में मोहम्मद बिन कासिम को पुनः ईरान जाना पड़ता है। तो वो घटनाएं कौन सी है? पहला 714 ईस्वी में ईरान के शासक अल हज्जाज की मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद जब ये समाचार मोहम्मद बिन कासिम को मिलता है तो वह बहुत दुखी होता है। और 715 ईस्वी में ईरान के खलीफा वाहिद अब्दुल्ला की मृत्यु हो जाती है 715 ईस्वी में। अब हमने यहाँ पे लिखा कि ईरान का खलीफा किसे कहते हैं? बच्चों, आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर आपने बोला ईरान का खलीफा, तो खलीफा किसे कहते हैं? 632 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई। 632 ईस्वी में हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु होती है। और मृत्यु होने के बाद इनके जो उत्तराधिकारी होते थे हजरत मोहम्मद साहब के, वो कहलाए खलीफा। तो हजरत मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी थे वही खलीफा कहलाते थे। तो खलीफा यहाँ पर कौन थे? ईरान के वाहिद अब्दुल्ला। उनकी मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु के बाद में यहाँ से दाहिर सेन पुनः अपने देश ईरान चला जाता है। तो यहाँ से मोहम्मद बिन कासिम अपने देश ईरान चला जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार ये अरबों का आक्रमण था। अरब आए और भारत पर आक्रमण कर पुनः चले गए। इसके बाद में हमें आगे पढ़ना होता है तुर्कों का आक्रमण। 932 ईस्वी में तुर्कों की ओर से पहला आक्रमण किया गया अलप्तगिन के द्वारा। तो वो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और अब हमारे चैनल पर आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।